हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब इंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। एंड वी वर डिस्कसिंग, हमने लास्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज वेरिएशन इन जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द हाइट। जब हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर गए थे तब हमने वेरिएशन इन जी के बारे में स्टडी किया था, प्लस जो है उसकी इक्वेटर लाइन पे या फिर पोलर एक्सिस पर आपका जी किस तरह से वेरी करता है, उन बातों को डिस्कस किया था। और मैंने लास्ट टाइम बोला भी था आप लोगों से कि भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप पहली चीज तो ये समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है ना। देखिए ग्रेविटेशन की तो हम उसके बात करेंगे, बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक है ना। फिर आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, फिर हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब होता है ना, अगर हम हिंदी में कहें तो दैट इज स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल या फिर पोजीशन की रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोसेस की जाने वाली वो एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर खुद की पोजीशन के कारण होती है। आई बात क्लियर। जैसे ये मार्कर है, अब इसको एग्जांपल समझिए, ये मार्कर अभी मेरी हाथ पर है, ठीक है। मैं अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर हूं ना, ठीक है ना, लेकिन अभी हम अर्थ सरफेस के काफी नियर है, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी जी की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। मैंने ये भी चीज आपको बताई थी कि इसकी जी की वैल्यू में तो चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि दिस हाइट इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियाई ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में जो अर्थ सरफेस से हाइट क्लियर की है मैंने, बहुत कम है। तो अभी हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं कि अर्थ सरफेस पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, लेकिन अगर ये कुछ हाइट पर आ गई है तो डेफिनेटली इसके पास एक एनर्जी है जिसको आप इंटर में या 10th में लिखते थे mgh। अगर आपको ढंग से याद होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये मेरा रफ वर्क के लिए यूज कर रहा हूं मैं इसे, ये हमारा अर्थ सरफेस है, मैंने मार्कर यहां पकड़ा था, ठीक है ना, मैं ये हूं और मैंने मार्कर यहां पकड़ा है। अगर ये हाइट h है तो इस ऑब्जेक्ट पर जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते थे mgh करके लिखते थे। क्यों? क्योंकि अर्थ की सरफेस पर आप वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चल रहे हो, जीरो मान ले रहे हो, क्योंकि वो हम सरलता के लिए मानते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, वो उसकी खुद की पोजीशन के कारण होती है कि वो कौन सी पोजीशन में है विद इन द फील्ड। दिए गए फील्ड में वो किस पोजीशन पर है, ड्यू टू इट्स ओन पोजीशन ऑब्जेक्ट की द्वारा अटेन की जाने वाली या उसके द्वारा प्रोसेस की जाने वाली एनर्जी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो बेसिकली उसकी किस किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो मास पे डिपेंड कर रही है और दूसरा हाइट पे डिपेंड कर रही है कि वो कितनी हाइट पर है। और ये बात क्या है, जैसे आपका जो आपने बड़े बड़े डैम देखे हैं, वहां पानी इतना स्टोर करके रखते हैं ना डैम्स में, तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, फिर आप जैसे उसको सडनली रिलीज करते हो ना, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जिससे टर्बाइंस घूमती हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। या फिर मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात की कि ये हाइट एच पे, तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, डेफिनेटली है, ठीक है। और या फिर इसका एक एग्जांपल और मैं अभी समझाता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा लाइव थोड़ा समझ में आए कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली है क्या चीज। आपने देखा ना आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ जो लोहार होता है ना, लोहार को देखा होगा आपने हैमर बनाते हुए। अगर मैं एक मेरे पास मान लीजिए बड़ा सा हैमर है, ठीक है ना, हैमर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें आगे बड़ा सा एक लोहे का रहता है इस तरह से, तो वो हैमर है। अगर मैं उस हैमर को मैं ग्लास सीट पर, यहां मान लो मेरे पास हाथ में एक ग्लास सीट है, इस हैमर को बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल प्यार से इस ग्लास सीट पर रखूं, प्यार मोहब्बत के साथ रखूं, क्या ये ग्लास सीट टूटेगी? नहीं टूटेगी। लेकिन आप क्या करो, इसको यहां से उठा के इस हाइट पे ले जाओ और यहां से जाके छोड़ दो। आई बात क्या, जैसे ही आप इसको डिप करोगे ना वो ग्लास सीट ब्रेक हो जाएगी। अब दूसरी देखो, बस अंतर क्या था, मैंने पहले बार में भी सेम हाइट पे ही ले गया था, लेकिन इसको मैं धीरे धीरे नीचे लेके आया और प्यार से पोलाइट वे में इसके ऊपर रखा, ग्लास सीट ब्रेक नहीं हुई। लेकिन दूसरी बार में आपने क्या किया, हाइट पे ले गया और यहां से आपने इसको ड्रॉप कर दिया, अब ये ग्लास सीट ब्रेक हो गई, सेम ही हाइट पे गए हम। लेकिन दो ही केसेस में हुआ क्या ऐसा, देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता हूं ना, तो हमारे द्वारा किया गया काम उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर एक ऊर्जा की फॉर्म में सेव हो जाता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम ही चीज है। वर्क प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रहता है या हीट के प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई अगर, तो ये बात तो आपका आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी कि भाई हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तो उसमें पोटेंशियल, अब जैसे ही जब आयरन स्मिथ ने इसको छोड़ा ना,
जैसे ही छोड़ा, जितनी भाई जैसे मैंने जब इसको उठा के ले गया वो, या हम उठा के ले गए हैमर को इस हाइट पर, तो मेरे द्वारा यहां से लेके इस हाइट तक उठाने में किया गया कार्य इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हुआ। फिर आपने यहां से सडनली ड्रॉप किया, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी गिर गई इस मिरर पर, या जो प्लेन ग्लास सीट है, वो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी गिरी ना, वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा शीशा तुम्हारा। आई होप सो आपके सही से क्लियर हो गया होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर ना कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो विदाउट एनर्जी एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे वो लिविंग बॉडी है चाहे नॉन लिविंग बॉडी है। हाँ, ये होता है कि मास जीरो हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन आपने सुना होगा, जो सन से रेडिएशन हमारे पास आती है, इट इज कमिंग थ्रू द माइक्रो पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटास या फोटोन बोलते हैं। इनकी एनर्जी तो एच नहीं होती है, लेकिन अगर मैं इनके रेस्ट मास की बात करूं ना, इनका रेस्ट मास जीरो होता है। देखो, मास तो जीरो पॉसिबल है हमारी, और ये वेरीफाइड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा हम इसे वेरीफाई कर चुके हैं कि फोटोन नाम का पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन विदाउट एनर्जी कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे वो लिविंग है चाहे डेड बॉडी है। जैसे ये मार्कर है, डेड बॉडी है भाई, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके अंदर एनर्जी है। मुझे कैसे पता चला भाई? मैं इस पर अगर फोर्स लगाऊं, मुझे ताकत लगानी पड़ेगी ना इसको तोड़ने के लिए। इसका मतलब डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर कंटेन किए हुए बैठे हैं। अगर इसके अंदर एनर्जी नहीं होती ना, तो इसे ब्रेक करने के लिए मुझे अपने आप से एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, तो हर बॉडी अपने अंदर एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रखती है ना, जो उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखती है। हर बॉडी अपने अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखती है, जो उसके खुद के एग्जिस्टेंस को बनाए रखती है, और वो एनर्जी को वो बॉडी कभी खर्च नहीं करती। अब इसको एक जैसे एग्जांपल ले लीजिए, और इसको भी एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने ब्रेकफास्ट से, फॉर एग्जांपल, ये जस्ट एग्जांपल है कि 10 जूल मेरे को ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली, और मैंने आपको यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो भाई 10 जूल मेरे को एनर्जी जो मिली ना ब्रेकफास्ट से, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मैक्सिमम कितना खर्च कर लूंगा भाई? उसके दो पार्ट ही तो यूज कर रहा हूँ। एक पार्ट तो उस एनर्जी का एक पार्ट यूज कर रहा हूँ मैं खुद की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जो किसके लिए आवश्यक है, मेरे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। दूसरा एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एनर्जी देते हैं, ठीक है ना, तो वो एक पार्ट तो हमेशा उसलिए रखता है कि वो उसका खुद का एग्जिस्टेंस बनाए रखे। और यहां पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोसेस की जाने वाली वो एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट की खुद की पोजीशन के कारण कंटेन की जाती है। आई बात क्लियर? और वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की हाइट और मास पर। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे काफी नियरर है, तो हम यहां पर रेफरेंस पॉइंट किसको मान लेते हैं, हम अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसीडर कर लेते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। और लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर है, मतलब ये एच को, जो हाइट एच है, ये काफी बड़ी है या नियरली इक्वल है आर की, रेडियस ऑफ अर्थ की। इज दैट क्लियर? मतलब इतनी हाइट पे ले जाऊं तब तो मैं नेगलेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, तब वहां पर हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, कहां, इंफिनिटी पर। तो रेफरेंस पॉइंट ये डिपेंड करता है, या जीरो पॉइंट जो हम जिसको हम बोलते हैं, कई लोग जीरो पॉइंट बोलते हैं, या रेफरेंस पॉइंट बोल दीजिए आपसे। रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करता है कि हम अर्थ सरफेस के नजदीक पर बात कर रहे हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करें विच आर वेरी फार फ्रॉम अस, मतलब मैं मून, सैटर्न या फिर इस तरह के प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं, तो दीज आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे काफी दूर हैं। तो वहां हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं इंफिनिटी पर। और जब हमारा अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, तो वहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी हम अर्थ सरफेस पर क्या मान लेते हैं, जीरो, जबकि एच हाइट को मान लेते हैं उसकी mgh। क्लियर? तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दी ग्रेविटेशनल, और कोई अलग नहीं लिखना, जो बोला था वही चीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the energy possessed by that object due to its own position in the field
या इन द ग्रेविटेशनल फील्ड and determined by mass of object m and height h from the surface from the surface। अगर हम अर्थ की बात करें, ऐसा नहीं कि हम अगर अन्य बॉडी की बात करें, लार्जर बॉडी की बात की, दूसरी कोई अर्थ के अलावा भी हम अन्य बॉडी के लिए भी ये चीज कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ तो आपका यूनिवर्सल लॉ है। तो हमने क्या लिखा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोसेस्ड by that object due to its own position in the gravitational field and determined by the mass of object m and height h from the surface। is that clear? ये तो आ गई एक जनरल डेफिनेशन। क्लियर? अब यहां पर एक चीज समझिए, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे किन ऑब्जेक्ट्स की? अभी हम बात करेंगे वेरी हैवियर ऑब्जेक्ट्स की, मतलब लाइकवाइज मून या फिर सैटर्न या दूसरे प्लैनेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है, अभी उससे हम अपनी दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इसको और करके आप लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन भी हम ले सकते हैं। तो एक बार पहले इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर सेकंड डेफिनेशन भी ले सकते हैं, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट। तो जब हम बात कर रहे थे और करके हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, देखिए जब हम किसी लार्जर ऑब्जेक्ट्स जैसे हम मून सैटर्न इनकी बात कर रहे हैं, और मैं बता चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, अपनी खुद की पोजीशन की वजह से होती है। और जब हम अर्थ सरफेस के काफी नजदीक चले तो हम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो मान के चल रहे हैं, अर्थ की सरफेस पर। आगे जब हम वेरीफाई करेंगे इस चीज को, क्योंकि आपको पता है MGS थी, ठीक है ना, हम आगे इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े प्लैनेट्स की जो हमारी अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है, क्लियर, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो मान के चलते हैं, उनकी नियरली एट इन्फिनिटी। तो अगर भाई जो हमें एक्चुअली जो डेफिनेशन हमसे कहती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर मेरे पास m, ये अगर मैं मान ले रहा हूं कि मेरी अर्थ, इज दैट क्लियर, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मास उसके सेंटर पर है, इज दैट क्लियर, और आपका कोई ऑब्जेक्ट जो कहीं रखा हुआ है आपका इंफिनिटी पे, जहां कहीं इसको मान लो कहीं इनफाइनाइट पे है, जहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कहां मान के चल रहे हैं, ये कोई दूसरा हैवियर मास है, ठीक है ना, हम कहीं इंफिनिटी पे, तो यहां तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चले, क्योंकि वो अधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है ना, वो अधिक सुविधाजनक होता है जब हम ये मान लें। हम अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए कंसीडर करते हैं रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी पर कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे हमने क्या माना, अगर ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ सरफेस के काफी नजदीक है तो मैं अर्थ सरफेस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान ले रहा हूँ। या फिर आपसे सुना कि अर्थ सरफेस पर जैसे आपके पास कोई स्टोन है, आप ऐसे करके हाइट पे फेंको, एक ऐसे ऊपर करके ऊंचाई पे फेंको, क्लियर, तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे वो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो आपके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि उसको एनर्जी दी किसने, एनर्जी तो मैंने दी ना, मेरे द्वारा किया कि दी गई एनर्जी उसके अंदर किस फॉर्म में सेव हो रही है, पोटेंशियल है ऊर्जा। वो धीरे धीरे पहले तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, ऑब्जेक्ट एक स्थान पर जाकर रुक जाएगा मोमेंट्री सेकंड के लिए, और फिर रिटर्न बैक वापस आएगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर वापस कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। हमारी बात क्लियर? तो यहां पर जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं या फिर बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चले कि अर्थ तो मेरी ये है और एक ऑब्जेक्ट मेरा m कहीं इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो अगर हम m मास के किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, अभी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं पहले, m मास के किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है, इज दैट क्लियर, तो जितना काम हमें करना पड़ेगा, अगर मेरे को करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर, तो मेरे द्वारा काम तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगा, इज दैट समझ में आ रहा होगा आपके। और अगर मुझे कार्य मिल गया, मतलब अर्थ खुद उसे खींच रही है ऑब्जेक्ट को, मतलब वर्क डन इज नॉट बाय मी, इट इज इटसेल्फ डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो खुद ग्रेविटेशनल फील्ड द्वारा किया जा रहा है, क्लियर। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये हमारा अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है, इतने यहां तक अर्थ क्या कर पा रही है, अर्थ की सरफेस तो ये है,
सरफेस तो ये एरिया हो गया, ये अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है। तो इस पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड तक लाने में, यहां से उठा के फील्ड तक लाने में जितना काम हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ता है, वही उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मैं एक बार वर्ड्स को अपने रिपीट कर रहा हूं। m मास के किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस कार्य के बराबर होती है जो उस ऑब्जेक्ट को कहीं इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कार्य करने में किया जाता है। तो इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं क्या, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of an object is equal to the work done in carrying a particle. The gravitational potential energy of an object is equal to the work done in carrying the particle या that object from infinite to any particular point within the gravitational field. मैंने क्या लिखा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग द पार्टिकल या फिर दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध। अब मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, m मास के किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस कार्य के बराबर होती है जो उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया जाता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर हमें क्या पता है भाई, आप सोचो ना, अर्थ हमारी क्या करती है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, जैसे अगर मेरी ये अर्थ है तो ये रफ वर्क है, अगर ये मेरी अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये का, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, m मास का ऑब्जेक्ट यहां है, अर्थ की सरफेस के अंदर उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, अब तुम उस ऑब्जेक्ट को उठा के बाहर ले जाना चाहोगे तो तुमको जाने देगा वो, अर्थ जाने देगी आसानी से? नहीं जाने देगी ना। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, हर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल दे रही है, अपनी तरफ खींच रही है, जैसे हमको खींच रही है, हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही तो हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल करी तो आपको ले जाने तो देगी नहीं। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस फील्ड से बाहर ले जाना चाहते हो तो आपको अर्थ क्या करेगी, आपका विरोध करना शुरू कर देगी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड आपका विरोध करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फील्ड के अंदर लेके आना चाह रहा हूं, फील्ड के अंदर लेके आना चाह रहा हूं, तो वर्क अब मेरे द्वारा नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फील्ड खुद चाह रहा भाई खींच के ले आ, वो खुद उसको खींचेगा। अरे बात क्लियर? लेकिन हाँ, एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाएंगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस तरह से लाना है कि इसकी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप भाई अर्थ इसे, क्योंकि अर्थ से इसे खींच रही है, अर्थ इसे खींच रही है, तो इस पर आपको एक फोर्स पीछे को भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्थ जैसे अर्थ के ग्रेविटेशन में आएगा ना, अर्थ तो खींच लेगी इसे। तो एक्चुअली क्या है, अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ तो खींचती है। तो जब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर हम ले जाने की कोशिश करते हैं, तो बाहर ले जाने पर हमें अर्थ के ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम करना पड़ता है, और वही चीज अगर मैं अर्थ की सरफेस के अंदर लेके आ रहा हूं तो मुझे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड द्वारा काम प्राप्त होता है। इसका मतलब m मास का ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में ला रहे हैं, तो अगर मुझे काम मिल रहा है
तो इसकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव नहीं हो जाएगी। मैंने थोड़ा किया काम, अगर मैं काम करता ऑब्जेक्ट पे तो डेफिनेटली मेरे द्वारा किया गया काम उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होता है, यहाँ तो मुझे काम मिल गया उल्टा। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विद इन द ग्रेविटेशन फील्ड मस्ट बी नेगेटिव। तो इसी चीज को हम यहां पर लिख सकते हैं, तो एक बार उसे लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए उसे एक बार। सिंस वी नो दैट if an object is placed within the gravitational field, then in order to carry that object out from the field, out of the field, we have to do the work against the gravitational force since we know that if an object is placed within the gravitational field, then in order to carry that object out of the field, we have to do the work against the gravitational force. While if we are carrying the object, if we are carrying the object towards the gravitational field, then work is done by gravitational field itself. तो मैंने क्या लिखा, हिंदी वालों के लिए बोल दे रहा हूं। सिंस वी नो दैट कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से, यदि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में उपस्थित है और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जबकि अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड की ओर लेके आए तो वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड द्वारा ही किया जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे सामने से काम दे रहा है, मतलब मुझे तो काम करना नहीं पड़ा। काम अगर सामने से काम दे रहा है इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसको तो हम दोबारा बना लेंगे। ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिव। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। इज दैट क्लियर? और ये ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे मैंने तो अर्थ ले रखा एग्जांपल, क्योंकि हम मोस्टली अर्थ की बात करते हैं, नहीं तो इसके स्थान पर कोई भी एक दूसरी लार्जर बॉडी हो सकती है, सैटर्न हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, कोई भी अन्य बॉडी हो सकती है। ठीक है ना, लार्जर हैवियर मास की कोई दूसरी बॉडी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहां भी काम कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं अर्थ को हम के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, तो हम इसलिए मैंने अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखा रखा है। तो एम मास के किसी भी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से कहां तक लाने में, दूसरा ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पर्टिकुलर बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस पर्टिकुलर बिंदु पर क्या होती है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी है। जीपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन इन carrying that object from infinity to any particular point within the gravitational field against the gravitational force. Is that clear? तो बस इसको कॉपी कर लीजिए, then we are moving in upward, और ये वाला फिगर बना लीजिएगा। Is that clear? मतलब आपको ये अर्थ मान लीजिए, हम अर्थ का एम लेके चल रहे हैं और ये उसका ग्रेविटेशन फील्ड है, और यहाँ कहीं इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, डेली शुड बी
डेल काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। ये डेल काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट को कैसे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा उठा के बगल में खसकाया, फिर यहां से उठा के बगल में खसकाया, 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 इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो खुद बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी ना। ये बात क्लियर, अदरवाइज में खुद बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर m मास के पार्टिकल को फील्ड के अंदर लाना है तो वहां पर फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में ही किया गया वर्क डन ही हमारे लिए क्या बन जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो आई थिंक सो डेफिनेशन और ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार इसको फिगर बना लीजिए, ये मत लिखिएगा, ये तो मैंने इसके साथ लिखा हुआ है क्योंकि स्पेस नहीं था। और फिगर बना लीजिए, उसके बाद फिर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ऊपर से हेडिंग डाल दीजिएगा, मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है। अब हमें क्या करना था, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले तक समझा रहा था, m मास के पार्टिकल को कहां से उठा के लाना था, इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसीडर कर रहे थे। और आई हैव रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स कि ये जरूरी नहीं कि वो अर्थ ही हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने तक काम को निकाल रहे थे। हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। तो जितना काम यहां से यहां लाने में होगा उतना ही काम यहां से यहां लाने में होगा। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है ना। हम मान के चल रहे हैं कि m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में यहां गई है, इससे अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। r क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की दूरी है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म डेंसिटी का ही मान के चल रहे हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को भी और अर्थ का मास भी आपको पता ही है, हम सेंटर पे कंसीडर लेके चलते हैं। तो m r क्या है, दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का। लेकिन ये अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और हमारा टारगेट क्या है, इस पार्टिकल को कहां से कहां तक ले जाना, इस पार्टिकल को P से उठा के यहां कहीं इंफिनिटी पे ले जाना, यहां कहीं इंफिनिटी तक लाते हैं। तो वापस इंफिनिटी से P तक लाने में हम P पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गया, तो हम क्या उल्टा लेके चले कि P पॉइंट से अगर मैं इंफिनिटी तक ले जाऊं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, जितना काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो काम करना पड़ेगा भाई। क्यों, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में है और तुम ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, फील्ड से बाहर ले आने की कोशिश कर रहे हो। फील्ड से बाहर ले जाओगे तो तुम्हारा द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में सेव होगा, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहां से उठा के जितना काम मुझे यहां करना पड़ेगा, ठीक उसका रिवर्स वर्क ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। और ऊपर से फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो हम ये मान के चल ले रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, in order to calculate the gravitational potential energy of an object of mass small m, let considering that object is initially placed within the gravitational field of Earth at a distance r from center of the Earth। हमने क्या माना, हिंदी वाले में लिख सकते हैं इस चीज को कि किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ के सेंटर से r दूरी पर उपस्थित है, जहां r उसके सेंटर से उसकी दूरी है। और हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को, इस m मास के पार्टिकल को P से इंफिनिटी तक कैलकुलेट मूव कराएंगे। इज दैट क्लियर? एंड we carry the particle from
पॉइंट P टू इन्फिनिट, हम P से इन्फिनिटी तक मूव कराएंगे। अच्छा देखो, अब P से अगर मुझे इन्फिनिटी तक अगर मूव कराना है तो इसके निकालने के दो तरीके हैं। एक आपका इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आप क्या करो, इसको पहले थोड़ा सा यहाँ खसकाओ, मैंने क्या कहा था, थोड़ा थोड़ा करके खसकाना है। मतलब जैसे आपको ये समझ लो, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले आ रहे हो तो आपको गोद में उठा के ले आना उसे, पहले इतना चल गया, फिर इतना चल गया, फिर इतना चल गया। क्यों? क्योंकि तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वर्क डन जो करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही सेव होगा। तो मान ले रहे कि P के बिल्कुल नियरेस्ट, वेरी वेरी नियरेस्ट, क्लियर। यहां कोई पॉइंट, अब थोड़ा सा सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैं यहां मान ले रहा हूं, थोड़ा दूर मान ले रहा हूं, एक पॉइंट Q है, ऐसा क्लियर, जो इससे कितनी दूरी पर है, dr दूरी पर है, Q पॉइंट से dr दूरी पर। और ये बेसिकली Q पॉइंट कहां पर होगा, ये P के बिल्कुल बगल में। ऐसे फिर Q से आप ले जाओ किसी अन्य पॉइंट R पर, फिर R से ले जाओ S पर, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। तो हम पहले भाई, जब ऑब्जेक्ट मेरा P पर था, जब ऑब्जेक्ट था, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट P, जब m मास का ऑब्जेक्ट P पर है, देन द फोर्स, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force acting between earth and object कितना होगा, बताओ मुझे आप, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बताइए कितना आ जाएगा, G_m अपॉन आर स्क्वायर। इतना ही लोग इनके बीच फोर्स, क्योंकि आपके ग्रेविटेशन फील्ड में बैठा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, वी आर शिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट P से Q एट टू अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस Q। Now shifting the particle from P to Q, where P and Q are very near, P and Q are very nearest point, जहां P और Q क्या है, काफी नियरेस्ट पॉइंट है। नाउ शिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q, दैट इज टू अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस आप मूव करा रहे हैं, dr। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P से Q तक ले जाने में कार्य कितना होगा, सो द वर्क डन इन कैरिंग द पार्टिकल, सो द वर्क डन इन कैरिंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q, P से केवल Q तक ले आना है। देखो मैंने केवल स्मॉलेस्ट दूरी खसकाया, क्योंकि मैंने Q पॉइंट आपको कहां बोला था, बिल्कुल यहां पर इसके नजदीक बोला था, छोटी सी दूरी को खसकाया, तो वर्क तो मुझे करना पड़ा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो वर्क डन कैरिंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। आप चाहे तो आगे भी लिख लीजिए कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, छोटा सा काम होगा, dw, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Fdr, इट विल बी G MEM अपॉन आर स्क्वायर एंड dr। ये मेरा क्या है, केवल P से लेके Q तक पहुंचाने में किया गया कार्य। लेकिन P से लेके Q तक पहुंचाने, यहां पर देखो R की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर R इक्वल्स टू 0 है, इस पॉइंट पर R का मान R के बराबर है, और जब आप इंफिनिटी पे पहुंचाएंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मुझे कहां तक ले जाना था, R इक्वल्स टू R से इंफिनिटी तक ले जाना है। तो so the work done in carrying the particle from point P to infinite, सीधा P से इंफिनिटी डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। so the work done in carrying the particle from P to infinite, इस साइड इंटीग्रेट करो, that will become W, here is इंटीग्रल कहां से कहां तक, R इक्वल्स टू R से इंफिनिटी G_MEM अपॉन आर स्क्वायर एंड dr। तो हमारा जो नेटवर्क होगा वो नेटवर्क कितना होगा, P से लेकर इंफिनिटी तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, इतना कार्य हुआ है। तो सही से आ गया होगा समझ में आपके। तो पहले हमने यहाँ पर देखो, मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दे रहा हूं, हमने क्या किया, P पर कंसीडर किया, P पर इस पर फोर्स काम कर रहा है इतना,
क्लियर। पी से लेके क्यू तक एक स्मॉलेस्ट दूरी मैंने खसकाई, तो यहां से यहां तक खसकाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। तो ये क्या आ गया, GMEM अपॉन आर स्क्वायर, जो पी पर काम कर रहा था, और मैंने क्यू पर भी यही कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि पी और क्यू बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, दे आर वेरी नियरेस्ट वन अनदर, क्योंकि क्यू बिल्कुल इसके बगल में है। इतना वर्क हुआ, अब मुझे पी से लेके लेकिन ले जाना कहां तक था, इनफाइनाइट तक ले जाना था, तो नेट वर्क डन हो जाएगा ये। तो बस कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग इन फर्दर कैलकुलेशन। तो हम यहां पहुंच गए थे कि पी से इंफिनिटी तक पहुंचाने में भाई हमने इसको यहां कंसीडर किया था m इक्वल्स टू, यहां हम इंफिनिटी पे पहुंचा रहे थे, यहां पर r की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट, हेड इज q, फिर ऐसे r और ऐसे s, हम थोड़ा थोड़ा करके खसका रहे थे। तो वर्क डन यहां पर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है ना आसानी से। वर्क कितना आ जाएगा, GMEM इंटीग्रल 1/r² करिए, अब इतना तो आता ही होगा यार आप लोगों को ना, दैट इज r टू इंफिनिटी, क्या वैल्यू आ गई, माइनस GMEM 1/infinity माइनस 1/r, इट विल बिकम GMEM अपॉन r। मतलब पार्टिकल को, m मास के पार्टिकल को p से इंफिनिटी तक पहुंचाने में हमें कितना काम करना पड़ा, GMEM अपॉन r के बराबर का काम करना पड़ा। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इंफिनिटी से पार्टिकल को अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में p तक लेके आ रहा हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ जाएगा। ये तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, और क्यों आया होगा पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में था ऑब्जेक्ट, मेरे को अगर उठा के बाहर ले जा रहा हूं, आई हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, मुझे काम करना पड़ेगा ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट। तो मेरे द्वारा किया गया काम वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया। हरी बात क्लियर। और जबकि जब मैं इसको यहां से यहां लेके आऊंगा तो काम मैं नहीं कर रहा हूं, और तो मुझे खुद दे रही है, सामने से उसका ग्रेविटेशन फील्ड खींच रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है ऑब्जेक्ट की। तो ये तो वर्क डन है पी से इन्फिनिटी तक ले आने में। सो द वर्क डन in carrying the object of mass m from infinite to a particular point p within the gravitational field against the gravitational force, कितना आ जाएगा, ठीक इसका उल्टा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, पूरे राउंड पाथ के तो वर्क डन 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाने में किया गया कार्य बराबर होता है यहां से यहां आने में किया गया कार्य। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, W इक्वल्स टू माइनस का GMEM अपॉन r। इसका मतलब मैंने इतना ही तो काम किया होगा, और यही क्या है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, विच इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट p। तो इसको आप क्या लिखेंगे, p पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इट इज GMEM अपॉन r। और यहां पर इस वाले केस में हेयर ये जो r है ना, ये हमारे अर्थ की रेडियस से देखो थोड़ा सा बड़ा है, अर्थ की रेडियस से, क्योंकि अर्थ की रेडियस पे हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो काफी बड़ा है ना भाई। अर्थ की ऐसा तो नहीं कि अर्थ से हम 10 मीटर हाइट पे चले जाएं या 100 मीटर हाइट पे चले जाएं तो हमारा अर्थ का हमको खींचेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन हाँ रेडियस से तो उसकी हाइट पर है, तो r की वैल्यू क्या है, अर्थ रेडियस से ज्यादा है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। देन वी आर जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था क्या, कि हम जो रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ की सरफेस के समीप है या ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है। अगर अर्थ की सरफेस के काफी समीप है तो अर्थ सरफेस पर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट सैटर्न या मून टाइप के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें, वहां पर हम कहां कंसिडर करके चलते हैं, 0 पर, इंफिनिटी पर, इसको हम 0 पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये बस को कॉपी कर लीजिए फटाफट।
अब बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियरर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जो मैं आपको कहता है जहां पर हम अर्थ सरफेस पर अगर हम बहुत ही ज्यादा नियरर की बात कर रहे हैं तो अर्थ सरफेस पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लेके चलते हैं, जीरो मान लेते हैं, जो एग्जैक्टली ऑन द अर्थ। अब जैसे मान के चलिए ये मेरी अर्थ है, एग्जैक्टली सेंटर पर इसका मास हो गया, ये हो गई रेडियस, और मैंने कहा m मास का कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर ही है पहले तो, क्लियर। अगर वो अर्थ की सरफेस पर है, एग्जैक्टली अर्थ की सरफेस पर है, तो अर्थ की सरफेस पर यू ई मतलब अर्थ की सरफेस क्या आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जी एम ई, एम मतलब यहां पर मेरा m मास का पार्टिकल है, अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब हम अर्थ के समीप ही जा रहे हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे हैं। मैंने मान लिया इस ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट पे ले गया, एग्जैक्टली अर्थ की सरफेस से जिसे मार्कर है ना, ये मार्कर हमारी अर्थ सरफेस से h हाइट पर आ गया। तो मैं इसको, इस ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट पे ले जाऊं तो h हाइट पर यू एच, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम ई एम अपॉन, अब इसके सेंटर से इसकी दूरी क्या आ गई, इट विल बिकम आर ई प्लस एच, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, क्या आ गया आर ई प्लस एच। इज दैट क्लियर? तो भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज exactly on the earth surface, then its potential energy, gravitational potential energy u e, ये वैल्यू है माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई एट अ हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से अगर हम h हाइट पे चले जाएं तो u h हाइट पर ये क्या बन जा रही है, माइनस का जी एम ई एम अपॉन r, जो डिस्टेंस है वो अब बन गई आर ई प्लस एच। डेफिनेट है भाई, इसको h हाइट पर ले गया होगा, कोई ना कोई आदमी ले गया होगा ना भाई। यहां से ये जैसे मार्कर है जमीन पे, भाई अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो जमीन पे तो चले जाएगा, अर्थ की सरफेस पे चले जाएगा, तो इसको उठा के तो मैं ही लेके आया हूँ ना। तो इसका मतलब अगर मैं लेके आया हूँ, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मैंने काम किया है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट अगर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना, बढ़ रही है। हमारे द्वारा किया गया काम ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है, मतलब यू एच डेफिनेटली यू ई से बड़ा होगा, ये कंफर्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि इस पर यहाँ इस पॉइंट पर अर्थ की सरफेस पर इतनी थी, एच हाइट तक तुम ले गए, तो हमने काम किया, इसका मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इस वाली पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। सिंस UH is greater than UE, this implies that, आप निकाल सकते हैं आपने कितना काम किया, UE बराबर करिए कैलकुलेट, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई। इसी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, देखो जी एम ई एम तो एंटायरली कॉमन, 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच, या फिर ये वैल्यू क्या बन गई, जी एम ई एम आर ई प्लस एच माइनस आर ई, इट विल बी एच अपॉन आर ई प्लस एच। अभी हम अर्थ सरफेस से काफी नजदीक गए थे, हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट नियरर टू द अर्थ सरफेस, मतलब एच जो हाइट है ना, 10 फीट 20 फीट 100 मीटर 200 मीटर या 1 किलोमीटर भी मान लो, ठीक है ना। एच हाइट हमारी, हम अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर की हाइट पे भी चले जाएं, मतलब 100वीं मंजिल पे भी चले जाएं, जैसे बुर्ज खलीफा की टॉप पे चले जाऊं मैं, तो भी भाई एच हाइट तो रेडियस के कंपैरिजन तो काफी कम है, क्योंकि अर्थ की रेडियस ही 6400 किलोमीटर है। एज एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर ई, दिस इंप्लाइज दैट अब आर ई प्लस एच को, भाई इस आर ई प्लस एच को नियरली आर ई मान सकते हो ना, इट कैन बी कंसिडर्ड आर ई डॉट आर ई, इट इज नियरली इक्वल्स टू
आर ई स्क्वायर, तो यू एच माइनस यू ई क्या बनिए हमारे जी एम ई एम एच अपॉन आर ई स्क्वायर। अच्छा, बट आपने रीड किया था और हर ऑब्जेक्ट को एक ग्रेविटेशनल पुल दे रही है, वो ग्रेविटेशनल पुल जी किसके बराबर था, इट इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये वैल्यू तो जी की है ना, तो यू एच माइनस यू ई बराबर आ गया जी एम एच, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं एम जी एच, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ले जा रहे हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखते हैं, एम जी एच। अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच क्यों लिखी, क्यों, क्योंकि आप एच हाइट पर ले जा रहे हो, इसका मतलब अर्थ की सरफेस पर आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चल रहे हो, यूई की वैल्यू क्या मान के चल रहे हो, जीरो। इज दैट क्लियर? फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, sake of convenience, if we consider the potential energy of object at earth surface is zero, मतलब अभी मेरा अर्थ सरफेस ही रेफरेंस पॉइंट है, तो यूई को मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं यूई को जीरो कंसीडर कर रहा हूं, नीचे एक कैलकुलेशन ज्यादा नहीं बची है इसलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, तो यू एच इसके बराबर आ जाएगा एम जी एच, जिस फॉर्मूले को आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन अगर हम किन ऑब्जेक्ट्स की बात करें, आगे आप लिख सकते हैं, अगर हम किन ऑब्जेक्ट्स की बात करें, हम मून, अर्थ या फिर बड़े प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तब हम रेफरेंस पॉइंट कहां मान के चलते हैं, इन्फिनिटी पर मान के चलते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक रहता है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर फाइनलाइजिंग दिस टॉपिक। तो लिख लीजिए वो लाइन कि क्या, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, किंतु यदि हम अबाउट लार्ज बॉडीज लाइक Earth, Moon, etc., then it is more suitable to take gravitational potential energy equals to zero at infinite। मतलब अगर हम बात करें किन ऑब्जेक्ट्स की, अगर हम बात करें अर्थ, मून या इस तरह की लार्जर बॉडीज की, तो हम ज्यादा किस पोटेंशियल एनर्जी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो मान के चलते हैं, जीरो। लेकिन अगर हमारे अर्थ के समीप है तो हम वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो मान लेते हैं, नियर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है ना, सॉरी एट द अर्थ सरफेस हम उसको जीरो कंसिडर करके चलते हैं। दैट इज एमजीएच, जो आप बचपन से 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एच हाइट पर है तो भाई इसके अंदर एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। ऐसे बर्नौली थ्योरम में भी आपने एमजीएच करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया था, क्योंकि 3 हेड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सही से क्लियर हुआ होगा। और ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी उसकी खुद की पोजीशन के कारण होती है, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया काम ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी एनर्जी का को इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हैमर का, हैमर के केस में जब आपने छोड़ा ना तो उसने अपनी जितनी आपने उसको ऊर्जा दी थी ना, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस पर सेव हुई थी, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी उसने उतार दी किस पर, ग्लास शीट पर, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वही चीज जब मैं उसको पोलाइट वे में रख रहा था, नहीं टूटा था ग्लास शीट, ठीक है। तो ये छोटी चीजें हैं जो समझने वाली बात है, ठीक है। और कुछ एनर्जी हम अपने हर ऑब्जेक्ट अपने एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी बचाए रखता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका नहीं तो उसका खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जिसमें अपने एनर्जी 10 जूल की बात कर रहा था, भाई मैं ज्यादा 9 जूल खर्च कर लूंगा, 1 जूल तो अपने इंटरनल ऊर्जा बनाऊंगा, नहीं तो मैं बिस्तर पकड़ लूंगा भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए अर्थ सरफेस पर तो जीरो मान लेते हैं, लेकिन कब, जब मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ की बिल्कुल नियर है। लेकिन हम बात करें लार्जर बॉडीज की, मून और इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को कहां ज्यादा जीरो लेना ज्यादा सुटेबल है, एट इंफिनिटी। क्लियर?
तो आई होप सो आपके ये टॉपिक बहुत से क्लियर हुआ होगा। पढ़ाई करिए भाई, जम के पढ़ाई करिए। एग्जाम्स आपके लोगों के तो क्या एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जम के स्टडी करिए। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। मजे लीजिए, जीव लाइफ का भी मजे लीजिए, पढ़ाई का भी आनंद लीजिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। गुड बाय डियर्स।